परासरण एवं परासरण दाब, इस पर हम चर्चा करेंगे। परासरण क्या होता है? देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिन पर गौर नहीं करते, जहाँ परासरण होता है। आप फूल तोड़ते हैं डाल सहित और उसे गुलदस्ते में रख देते हैं। अगर गुलदस्ते में थोड़ा जल डाल के रखें तो वो फूल जो मुरझा रहा था वो पुनः खिल जाता है, अच्छा हो जाता है। या फिर सूखा सिकुड़ा हुआ चना या मटर का दाना आप जल में डाल दें तो वो फूल जाता है, चिकना हो जाता है। इस तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। ये सब क्रियाएं क्या हैं, आप गौर करेंगे तो इन सब में एक पतली झिल्ली होती है। जैसे चना के ऊपर का छिलका जो है एक झिल्ली होता है, या फ्लावर है जिसकी डाल है, टहनी है, वो एक झिल्ली होती है, जिनके माध्यम से जल का संचार हो जाता है। तो परासरण क्रिया क्या है? यहाँ पर आपने इन क्रियाओं में क्या देखा कि जल का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। जल एक प्रकार का विलायक है, तो इस तरह से हम परासरण क्रिया कह सकते हैं कि विलायक का या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से दूसरी ओर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित हो जाना परासरण क्रिया कहलाता है। इस प्रकार परासरण की परिभाषा बनती है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले माध्यम से अधिक सांद्रता वाले माध्यम की ओर प्रवाहित होना परासरण या ऑस्मोसिस क्रिया कहलाता है। जैसे अचार है, आम का अचार, आम का जो काटते हैं आप टुकड़ा टाइट होता है, लेकिन नमक और पानी में जब भिगा देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। या फिर किशमिश है, उसको जब आप दूध में डाल देते हैं तो फूल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दूध एक विलायक है, कम सांद्रता वाला माध्यम है, और किशमिश अधिक सांद्रता वाला गाढ़ा माध्यम है उसके अंदर। तो विलायक के अणु किशमिश के उस झिल्ली से उसके अंदर जाते हैं। ये गति करना ही परासरण क्रिया है, परासरण क्रिया होती है। वो झिल्ली जिसे अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM कहते हैं। परासरण की क्रिया के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। अब हम देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। अभी आपने देखा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्थात SPM से विलायक दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम में जाता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो हम ऐसा प्रेशर बनाएं कि वह न जा सके, रुक जाए। बस यही प्रेशर दाब परासरण दाब कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक जार लेते हैं और इस जार में एक पतली नली लगाते हैं, और नली के मुंह पर हम एक फनल, एक झिल्ली ऐसी बांध देते हैं, और इसमें कोई सघन माध्यम जैसे चीनी का सीरा होता है भर देते हैं। इसे हम विलयन कहेंगे। और इसे हम इसमें मान लीजिए विलायक है। आपने इस झिल्ली को आप कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप देखेंगे कि इसमें जो द्रव आपने भरा था, गाढ़ा द्रव, इससे विलायक से, अर्थात जैसे चीनी का सीरा आपने कहा, तो
कुछ देर बाद देखेंगे आप कि इसका लेवल ये पतला हो जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, कुछ यहां तक हो जाता है। सामान्यतया होना तो ये चाहिए, इसका लेवल जितना है उतना ही ये लेवल रहता, किंतु ये लेवल ऊपर चला गया। ये ऊपर लेवल क्यों गया? क्योंकि एक परासरण दाब काम किया। ये विलायक जो था, पतला माध्यम जो था, जिसको विरल माध्यम कहेंगे, इसमें इस झिल्ली के माध्यम से प्रवेश किया और ऊपर गया, तो इसको ऊपर उठा दिया, तक उठा दिया इसको। ये यहां से यहां तक की ये हाइट h है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, और ये परासरण दाब इसको खींच के ले जा रहा है ऊपर की ओर। तो यह परासरण दाब बराबर होगा HPG। ये प्रेशर है जो इसको ऊपर ले जा रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे दबा रहा है, H जो है हाइट जितना चढ़ गया। अब इसको, ये परासरण दाब है, अब यदि इसको हम रोकना चाहते हैं कि परासरण ना हो, तो हम यहां पर एक प्रेशर देंगे, दबाव रखेंगे ताकि परासरण क्रिया ना हो। वह दबाव कितना देंगे? जितने दबाव से ये ऊपर जा रहा है, अर्थात इतना देंगे, यही परासरण दाब कहलाएगा। इतने दाब से ये ऊपर जा रहा है, उतना दाब हम ऊपर से लगाएंगे, परासरण दाब। तो कुल मिलाकर के परासरण दाब बहुत सरल चीज है कि परासरण की क्रिया को, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे विलायक के अणुओं को रोकने के लिए जितनी दाब की आवश्यकता होती है, वही परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है। तो ताप T है, मोलरता C है, इन दोनों के समानुपाती परासरण दाब होता है। तो इसको जब बराबर करेंगे तो एक नियतांक हमें मिलता है, इसको गैस नियतांक कहते हैं, R। तो हो जाता है परासरण दाब बराबर CRT। C क्या है? मोलरता है, और मोलरता को हम जानते हैं C मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होता है। तो हम C का मान यहाँ पर N2/V, N2 मोलों की संख्या अगर है V लीटर आयतन में, तो हम इसका यहाँ पर रख दिए मान, तो हो गया N2/V RT। अब N2 जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या क्या होती है कि अगर W2 यानी उसका द्रव्यमान बटे कुल विलयन में जो विलेय पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान M2, और जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है वो W2 हो, तो N2 बराबर W2 बटा M2 हो जाता है। यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हमने N2 का मान रख दिया W2 बटा M2, तो हमको एक फार्मूला प्राप्त हुआ। जो बटा भी था उसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया, तो परासरण दाब में ये गुणित हो गया, गुणा हो गया, और यहाँ N2 का मान हमने रख दिया W2 बटा M2। तो इस तरह से हमको एक ये फार्मूला प्राप्त हुआ। इस फार्मूला में ये परासरण दाब है, ये आयतन है, ये विलेय का द्रव्यमान है, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है, ये गैस नियतांक है, और ये टेम्परेचर है। अगर इतने कारकों में से कोई एक ना मालूम हो, बाकी मालूम हो, तो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। इस प्रकार से परासरण दाब में हमें यह फार्मूला प्राप्त होता है। थैंक यू।